तो 11वीं का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका रियल सॉल्यूशन आ गया है विद क्वेश्चन आंसर के। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसमें हम हर एक आंसर को आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, ये बिल्कुल 100% रियल है और ये कक्षा 11 का पेपर है ना। ये वायरल पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपका 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स रहने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो जो लेखिका हैं वो मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह रोटी बनाने की कारीगरी करने में जानकारी हासिल करके दूसरे लोगों को बताना चाहती थी कि मियां नसरुद्दीन हप्पन की तरह रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी को रहस्य उनकी कारीगरी का ये रहस्य भी जानना चाहती थी, ठीक है। आई होप ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी आंसर है। अगर ये आंसर आपने कंप्लीट कर लिए तो आई गारंटीड आप मुझे इस वीडियो में आके कमेंट करोगे कि थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है, नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को स्पष्ट करना है ना। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा है, जो नमक का दरोगा कहानी में दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को स्पष्ट करना है। तो पहला पॉइंट अपन को क्या लिखना है, ईमानदारी का फल, ठीक है। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है और भ्रष्टाचार और एवं न्याय व्यवस्था, ठीक है। ये चीज को आपको अच्छे से करना है। मैंने हाइलाइटर ले लिया है जिससे कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए और मेन पॉइंट्स को भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवाते चलूं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देखेंगे, इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय और रक्षक, ठीक है, न्याय और रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपी दीन को साथ देते हैं, है ना। तो आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या कहना चाहता था ये आंसर, है ना। और चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन लोग। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये PDF कंप्लीट करी है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जरूर चले जाना, है ना। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो जो धनराम था वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि वह जानता था कि मोहन एक बुद्धिमान लड़का है ना। वह मास्टर जी के कहने पर ही उसको सजा देता था। धनराम मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ओके, शायद इसका एक कारण यह भी था कि बचपन में ही उसके मन में जातिगत दीनता की भावना बिठा दी गई थी, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये आंसर कह क्या रहा है, ठीक है। इस आंसर्स को कॉपी में नोट जरूर करना है। मैंने फालतू में इतनी मेहनत नहीं करी है आप लोगों के लिए, कॉपी में नोट करना है जिससे कि आपका अर्धवार्षिक का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। ज़्यादा आंसर नहीं है, 8 से 9 आंसर हैं, 10 होंगे, ठीक है। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिला क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को बताना है, ऊंचे दर्जे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। मानवीय गतिविधियों के अभाव से इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। तो इसमें अपन को ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है ना, इसी वजह से स्पीति का वर्णन नहीं मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं। अब इसका आंसर बताना है। तो भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते हैं। जलसों में जाकर, आपको पता होगा जलसे क्या होते हैं। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते हैं, ठीक है। किसानों, ये याद रखना है, किसानों की सभा में जाकर भारत की चर्चा अवश्य करते हैं, है ना। वे किसानों को अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी आपको बात। आंसर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन को क्या करना है, अपन को पढ़ाई पे इंटरेस्ट रखना है और वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो नीचे डिस्टर्ब कर रही है वीडियो, फुल स्क्रीन कर लीजिए, है ना, ठीक है। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणाएं थी। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणाएं यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। भारत जितना ही हमारी समझ था उससे भी पूरे जितना उसके वही कहीं अधिक व्यापक था।
अब इस आंसर को आपको समझ में नहीं आया होगा, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे इस आंसर को तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसीलिए लिख लिख के याद करना, बिल्कुल लिख लिख, है ना, बिल्कुल लिख लिख के आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? ये आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आंसर हर बार अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और जो आपका वार्षिक परीक्षा होती है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचाते हुए बताते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर गलत मानने लगते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है, ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, उनका ये मानना था, है ना। तो इसको आपको देख लेना, यहाँ से इम्पोर्टेंट रखता है मैटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी जो कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन आंसर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एवरेज से भी कम स्टूडेंट हैं, तो इन आंसर को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जैसे इस आंसर में बिल्कुल एक जैसा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती थी। मीरा सांसारिक सुख दुख को आसार मानती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया में को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ की गवा रहे हैं, इसी कारण वो जगत को देखकर रोती थी। समझ में आ गया आंसर? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। ये आ गए हैं, 13 क्वेश्चन है अपने कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने से परस्पर संबंध बताना है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, समझ के याद करना है ना। वीडियो बड़ी नहीं होने वाली है, 7 से 8 मिनट की रहने वाली है। ठीक है, इसका आंसर याद करते हैं अपन लोग। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए सुखी जो खुशी के पलों की याद आ गई थी। उसने कभी उसके साथ रहकर बिताए थे, इस कारण प्राण व मन घिरने की याद में वो व्याकुल हो जाते थे। ठीक है, उन्हें अपने परिवार की याद आ जाती थी, इसलिए जब वो पानी गिर रहा था उस दिन, तो इस बात पे ये क्वेश्चन उठाया कि पानी की रात भर गिरने और प्राण मन घिरने से परस्पर संबंध बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? चंपा ने ऐसा क्यों कहा था? चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी ये आंसर याद कर लेना। कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बात के चैप्टर है, और हिंदी जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में तो पता नहीं बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं चैप्टर। ठीक है, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, या अभिव्यक्ति माध्यम भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखा चित्र से क्या आशय है? रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम में किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से दिखा देता हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 12th क्वेश्चन पे। ठीक है, रीपू तर्ज किसे कहते हैं? इनकी कोई 2 विशेषताएं बतानी है। जो रीपू तर्ज है वो मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, एमसीक्यू के रूप में भी आ जाएगा कि रीपू तर्ज मूल रूप से किस भाषा के शब्द है, तो वो है फ्रांसीसी, जिसका आशय है सरस एवं भावनात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्टर्स कहते हैं। मतलब जो रिपोर्टर्स तैयार करते हैं अपना, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रिपोर्टर क्या करते हैं और वो किस तरीके से अपनी पीपीटी फाइल भी बोल सकते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं वो, ठीक है, उसे रिपोर्टर्स कहते हैं। वास्तव में रिपोर्ट की कलात्मक एवं साहित्यिक रूप से रिपोर्टर्स कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो इसकी हो जाएगी आत्मव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, कल्पना की प्रधानता और दार्शनिकता, है ना। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से।
पूरे आंसर्स को याद करना है। हल्की सी वीडियो बड़ी हो गई 10 मिनट की, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।